अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची में पुलिस की लापरवाही, गफलत और तरबियत का फुकदान है। कुरंगी में पुलिस और डाकू में मुकाबले की जद में आकर जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। पेट्रोल पंप का मुलाजिम डाकू की फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस जख्मी को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले गई, जहां वो एम्बुलेंसेस में तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में कुरंगी अवामी कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस का नॉन प्रोफेशनलिज्म सामने आ गया। कुरंगी पुलिस की लापरवाही का सबूत, अस्पताल के बजाय जख्मी शहरी को थाने ले गई। जख्मी शहरी थाने के अंदर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और एक जख्मी हुआ, जो बाद में चल बसा। पुलिस के मुताबिक डाकू फरार होते हुए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इनकी एक गोली पंप मुलाजिम के पेट में लगी। डकैतों के कब्जे से एक 9mm पिस्तौल, बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल और एक चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद किया गया। और कराची में पुलिस की लापरवाही, गफलत और तरबियत का फुकदान है जिसकी वजह से ऐसे वाकयात आए रोज सामने आते हैं। कुरंगी में पुलिस और डाकू में मुकाबले में जद में आकर जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया है। आपको खबर दे रहे हैं, मुकाबले की जद में आकर जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। और ये पुलिस की लापरवाही और गफलत है और तरबियत का फुकदान है, जिसकी वजह से आए रोज ऐसे वाकयात सामने आते हैं। पुलिस जख्मी को अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले गई। कराची पुलिस का ये अनोखा कारनामा है। पुलिस जख्मियों को अस्पताल के बजाय थाने ले गई। कातिल और मकतूल दोनों ज्यादा खून बहने से जान से गए। कुरंगी पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और जख्मी शहरी चल बसा। जाबाहक शहरी खालिद पेट्रोल पंप मुलाजिम था, जबकि जख्मी पंप मुलाजिम को भी पुलिस पहले थाने ले गई थी। खुरम गुलजार से मजीद तफसीलात इस बारे में जानेंगे। खुरम गुलजार, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये अवामी कॉलोनी की हुदूद में खवातीन से लूट मार करने वाले मुल्ज़मान के दरमियान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाले दोनों डाकू जो है वो दम तोड़ गए हैं। जबकि जो शहरी इसमें जख्मी हुआ था, जो कि पेट्रोल पंप के साथ ही मुतस्सिल एक दुकान पंचर की है, वहाँ काम करता था, गोली लगने से वो जख्मी हुआ। पुलिस जो है वो दोनों डाकुओं के साथ शहरी को भी अपने साथ जो है वो जमान टाउन थाने में ले गई, जहाँ शहरी तड़पता रहा एम्बुलेंस में। जिसके बाद जो है वो पुलिस वहाँ से जब निकली है तो इस दौरान शहरी दम तोड़ गया है। अस्पताल जराये का बताना है कि जो शहरी काशान है उसकी मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है। तो फौरी तौर पर जख्मी जो शहरी था उसे अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। जबकि मौके पर मौजूद जो लोग थे उनका भी ये कहना था कि पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है वो जख्मी को अस्पताल लेके गई और अपना कानूनी कार्रवाई करने लगी। जबकि इसी दौरान जो है वो खून ज्यादा बहा, जिसकी वजह से शहरी जाबाक हुआ है। इस तरह के मुताबिक ऐसे वाकयात आए दिन रिपोर्ट होते हैं, जिसमें पुलिस जो है वो जख्मी होने वाले जो शख्स होता है, वो चाहे जराइम पेशा हो या कोई आम शहरी, पुलिस उनको अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय पहले कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए थाने लेके जाती है। इसी दौरान जो है वो शहरी दम तोड़ जाता है। जी अच्छा, खुरम गुलजार, ये बताएगा कि कराची जो पुलिस है, पुलिस की जानिब से कोई बयान सामने आया है इस हवाले से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, अब तक जो है वो इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई, क्योंकि अवामी कॉलोनी थाने के SHO जो है वो छुट्टी पर हैं बीमारी की वजह से। थाने के हेड मॉरल भी थाने में मौजूद नहीं है। जबकि ये जो पुलिस थी, अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस थी, जो कि 5.5 नंबर पे पुलिस डाकुओं का पीछा करते करते जमान टाउन थाने के हदूद में पहुंच गई थी और कोस्ट गार्ड चौरंगी करीब ये मुकाबला हुआ है। अवामी कॉलोनी पुलिस का जमान टाउन थाने के हदूद में इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद जो है वो मौके पर पहुंचने वाली जो पुलिस थी वो अपने साथ इनको जमान टाउन थाने में ले गई। इसी मामले में जो है वो पुलिस लगी रही, थाने के हुदूद का मामला चलता रहा और पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी रही। इसी दौरान जो शहरी जो जख्मी था वो एम्बुलेंस में ही मौजूद रहा। फुटेज भी आ चुकी है जिसमें ये देखा जा सकता है कि शहरी जो है वो पंचर का पेट्रोल पंप का जो मुलाजिम है वो एम्बुलेंस में ही मौजूद है और तड़प रहा है। लेकिन इसी दौरान जो है वहाँ पे एक शहरी था जिसने शोर शराबा किया, जो कि स्पॉट से उस जख्मी के पीछे आया था। शोर शराबा करने के बाद जो है वो पुलिस की जानिब से एम्बुलेंस ड्राइवर को ये कहा गया कि इसको फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाया जाए। जबकि जो हमारी एम्बुलेंस ड्राइवर से रब्ता हुआ है, उससे जो फोन पे बात हुई, उसने कहा कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि पहले जो है इस जख्मी को थाने लेके जाया जाएगा। खुरम गुलजार, ये बताएगा कि कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या ये कहता है कि जख्मी अफराद को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय पहले थाने ले जाया जाए? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जख्मी जो है वो चाहे जराइम पेशा क्यों ना हो, पुलिस की फायरिंग से जख्मी हो या कोई शहरी डाकू की फायरिंग से जख्मी हो, पुलिस जब मौके पहुंचती है तो पहला काम जख्मी को जो पहुंचाने का होता है
वो अस्पताल का होता है, उसको तिब्बी इमदाद फराहम करना होता है, उसमें कोई जराइम पेशा शख्स ही क्यों ना हो। लेकिन पुलिस की ये रिवायत रही है कि जब भी कोई पुलिस को जख्मी मिलता है, चाहे वो पुलिस मुकाबले में जख्मी हो, कोई राहगीर हो या कोई भी शहरी जो पुलिस के हाथ लग जाता है और जख्मी होता है, तो पुलिस एम्बुलेंस में मौजूद जो ड्राइवर होता है उसको ये अहकामात देती है कि आप पहले थाने जाएंगे, या फिर पुलिस मौके पर ही उसकी कार्रवाई शुरू कर देती है। अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता जख्मी को, जबकि ये कानून भी ये कहता है कि पहले जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उसके बाद ही सारी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जबकि मुतादिद बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब जख्मी जाती खुद से ही किसी रक्षा पहुंचता है तो पुलिस अस्पताल पहुंचने में इतनी ताखीर लगाती है कि वहां पहुंचती नहीं है। अस्पताल के अंदर इस तरह के मामला भी देखे गए कि एम्बुलेंस अपनी ड्यूटीज पर नहीं होते। शहर में एम्बुलेंस का भुगतान देखने में आया है। खवातीन की जो डेड बॉडीज अक्सर आती हैं वो कई दिन जो है वो सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए रखी रहती हैं। कभी पुलिस अमला मौजूद नहीं होता तो कभी डॉक्टर या एम्बुलेंस अस्पताल में मौजूद नहीं होते। तो पुलिस की जानिब से ये रिवायत देखने में आई है कि अक्सर और बेशतर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें जख्मी जो है वो पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से जाबाक हो जाता है। जी अच्छा खुर्रम गुलजार, ये आए रोज़ के वाक़यात हैं, इस तरह के कराची पुलिस की जानिब से ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। आप क्या समझते हैं, ये पुलिस की लापरवाही है, गफलत है, या फिर इनमें तरबियत का फुकदान है जिसकी वजह से ये जो इनको पहले करना चाहिए ज़रूरी काम वो करने के बजाय ये लोग उस वक्त कार्रवाई कर रहे होते हैं जब इनकी कार्रवाई करना बनती नहीं है, जबकि ये जो असल में जो चोर डाकू जो दिन दिहाड़े फिर रहे होते हैं उनको पकड़ने की बजाय ये ऐसी चीज़ों में मुलविस और ऐसी चीज़ों में कार्रवाई क्यों कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें ये बात सामने आई है कि सबसे पहले तो पुलिस को ये पुलिस के कानून में ये मौजूद है कि सबसे पहले जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन जो पुलिस के जो एहलकार हैं जो मौके पे मौजूद होते हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पहले जो है वो जख्मी को उसको थाने लेके जाते हैं ताकि जो आला अफसरान है उनको ये पता चल सके कि उनकी जो पुलिस थी उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा खुर्रम गुलजार, ये बताइएगा कि इन तमाम तर ये जो कार्रवाई हुई है, पहले जाए वकुआ से जो ज़ख्मी है उसको थाने लेके जाया गया, उसके बाद फिर एम्बुलेंस में उठा के हॉस्पिटल लेके जाया गया, इन तमाम तर कार्रवाई में कितना वक्त दरकार था जिसमें उस बेचारे शख्स की मौत हो गई? देखिए, जो मौके पे मौजूद जो शहरी था उससे हमारी बात हुई तो तकरीबन जब शहरी को थाने लेके गए हैं उसी दौरान जो है वो आधा घंटा गुजर चुका था, 30 मिनट का वक्त जो है वहाँ लग चुका था। और जब उसके बाद कोरंगी जमान टाउन थाने से जो एम्बुलेंस थी वो जिन अस्पताल पहुंची तो इस दौरान 20 मिनट का जो रोड का डिस्टेंस है जिन अस्पताल तक का वो लगा। इसी दौरान 30 कहने के 1 घंटे जो है वो शहरी तड़पता रहा, उसके गोली लगी लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचा। उसी फुटेज में डाकू को भी देखा जा सकता है कि जो जमान टाउन थाने के अंदर ही खड़ी हुई एक एम्बुलेंस है उसमें अगली जो एम्बुलेंस है उसके अंदर जो साद नामी जो डाकू जो के दौरान इलाज वो भी दम तोड़ गया। पहले डाकू ऑन द स्पॉट मुकाबले में मारा गया, एक डाकू इसमें जख्मी हुआ था, शहरी जख्मी हुआ था। एम्बुलेंस इस मौके पे पहुंची, जख्मियों को उठाया तो जो जिसमें एक डाकू साद जिसकी शिनाख्त हुई है वो और जो शहरी इसमें जो कि पेट्रोल पंप का मुलाजिम है उन दोनों को जो है वो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए जमान टाउन थाने में ले गई। जब शहरी दर्द से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा तो वहाँ मौजूद जो लोग स्पॉट से पीछे आए थे जो उन्होंने जब शोर शराबा किया थाने में तो फिर पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जो जख्मी होने वाला शहरी है इसे फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाया जाए। लेकिन जब पुलिस एम्बुलेंस ड्राइवर वहां से निकला है तो रास्ते में ही जो शहरी था वो दम तोड़ गया। ड्राइवर जो नौमान है एम्बुलेंस के उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना यह है कि पुलिस की जानिब से अहकामात दिए गए थे कि आप जख्मी को पहले थाने लेके जाएंगे, कार्रवाई होगी, उसके बाद ही आप इनको अस्पताल मुंतकिल करेंगे। जी ठीक है, खुर्रम गुलजार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आसिम भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। आसिम, तमाम तरह सिचुएशन का आपको इल्म है, अभी तक इन तमाम तरह सिचुएशन पे पुलिस हुकाम की जानिब से कोई नोटिस लिया गया? देखें, इस पूरे वाक़े के बाद जब ये चीज़ रिपोर्ट हुई कि पुलिस की गफलत सामने आई है और इनकाउंटर के बाद न सिर्फ मुल्जिमान बल्कि उस शहरी जो कि उसकी जद में अगर जख्मी हुआ उसे भी
थाने ले गए और उसी के बायस मुमकिन तौर पर उसकी मौत वाक़या हुई। अभी तक पुलिस जो है इसकी इंक्वायरी शुरू की है। अफसरान एक दूसरे को फ़ोन करके मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन जिनके अहकामात पर एम्बुलेंसेज थाने गई, किसने कहा कि पहले थाने में जाकर कार्रवाई होगी और फिर एम्बुलेंसेज जो है वो अस्पताल की जानिब जाएंगी, ये अभी तक इसका तयन नहीं हो सका। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था शाह फैसल की हदूद में स्टील टाउन के करीब, जिसमें इरशाद रंझानी मारा गया था। और उस दौरान भी जब उसकी मौत वाक़या हुई, उसकी इंक्वायरी हुई, तो देखा गया कि पुलिस ने भी उसमें ये रिकॉर्ड में बात मौजूद है कि जब वो जख्मी था और उस पर जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो मौजूद था सामने, लेकिन एम्बुलेंस को रोके रखा और उसमें भी ताखिर हुई, जिसके बाद उसकी मौत वाक़या आई। और इस तरीके से ये पुलिस का वतीरा है, जब भी कोई इनकाउंटर होता है, कहीं पर कोई वाक़या होता है, तो पुलिस पहले न सिर्फ मुल्जिमान उनको तयन करने में टाइम लगता है, उनको अपनी कार्रवाई में टाइम लगता है, वो उनको एम्बुलेंस को यहाँ तो स्पॉट पे रोक के रखते हैं और जब देखते हैं कि अगर ये इसकी मौत वाक़या हो चुकी है तो वो उनको थाने मुंतकिल करते हैं। ये तो शहर के बीचों बीच का वाक़या है, जो कराची के मज़ाफ़ात और दूर दराज इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं, इनकाउंटर होते हैं। गुलशन मेमार और वेस्ट के इलाके हैं, यहाँ पर हमने खुद देखा है कि पुलिस इस कार्रवाई के बाद लाशों को या जख्मियों को पहले थानों की जानिब चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर एम्बुलेंस ड्राइवर को ये फिर अगले अहकामात होते हैं कि अब आप मूव करें अस्पताल की जानिब या मॉर्चरी की जानिब। तो ये शुरू से साबका एक एडिशनल आईजी थे, उन्होंने अहकामात बड़ा कैटेगोरिकली जारी किए थे कि कोई भी इस किस्म का इनकाउंटर होगा या कोई पुलिस मुकाबला होगा, उसके फौरी बाद चाहे वो डाकू हो, क्योंकि कानून तो डाकू के लिए भी है कि उसको फौरी तौर पर आपने अस्पताल मुंतकिल करना, पहले इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी है। तो उन्होंने अहकामात जारी किए थे, कोई भी होगा पुलिस फौरी तौर पर अपनी मोबाइल में या एम्बुलेंस में उसे थाने में अस्पताल मुंतकिल करेगी, तो उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। लेकिन वो चंद दिनों तक ये हमने देखी, ये प्रैक्टिस पुलिस की देखने में, लेकिन उसके बाद से दोबारा यही सूरत हाल हुई। जिस तरीके से पुलिस की गोलियां भी लगी कुछ शहरियों को, जिसमें एक मेडिकल की तालबा थी अंडा मोड़ पर, वो जहाँ बहक हुई। उसके अलावा डिफेंस में 11 साल एक बच्ची जहाँ बहक हुई, जो पुलिस उसके बाद ये सब अहकामात जारी किए थे। बड़ा कैटेगोरिकली पुलिस को दोबारा से रिवाइज किया गया था कि आपने इन SOPs का अमल दरामद करना है, लेकिन वो SOPs दोबारा गुजरते वक्त के साथ पुलिस भूल गई है और आज फिर एक नाहक मौत वाक़या हुई, जो कि शहरी था, मजदूर था, काम करता था, उसको न सिर्फ उसको बल्कि अस्पताल पहुंचाना था। उससे पहले पुलिस अपनी कार्रवाई थाने लेकर गई और उसी के खून बहने के बाद उसकी जान चली गई। जी बिल्कुल आसिम भट्टी, ऐसा ही है। अच्छा, ये पुलिस और डाकुओं के जो मुकाबले हैं आए रोज़ सामने आते हैं और इन मुकाबलों में मासूम और बेकसूर जो शहरी हैं वो अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा आसिम भट्टी? जैसा कि आपने कहा कि शाह फैसल में भी हुआ, शाह फैसल में ही नहीं, आए रोज़ कराची में ऐसे वाक़यात सामने आते हैं और आपने ये भी बताया कि इनके बारे में अहकामात भी दिए जाते हैं पुलिस को, लेकिन इन पर अमल क्यों नहीं होता? देखिए, वक्तन जब मैंने बताया कि पुलिस को पहले जब इस तरह के पैदर पै वाक़यात हुए तो उसके बाद पुलिस के आला हुकाम सर जोड़कर बैठे और उन्होंने अपनी जो एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्सेज हैं उनको वेपन भी उनके बदले लिए। पहले ये SMG यूज़ करते थे, उसके बाद इनको कराची में यकीनन ये पुलिस की लापरवाही, गफलत और तरबियत का फुकदान है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं। ब्यूरो हेड कराची आसिम भट्टी और हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत साज़ी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया है। आइंदा हफ्ते पार्लिमानी पार्टी इजलास में शो ऑफ पावर किया जाएगा। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करेंगी। शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 16 माह के तजुर्बे की कामयाबी है कि सब यहाँ बैठे हैं। महंगाई के खिलाफ जंग और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो बोले कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास नंबर्स नहीं, शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। आसिफ जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शराकत इक़्तिदार का मुआहदा तय पा गया। मुजाविज़ा हुकूमती इत्तेहाद के तमाम 9 मुंतखब अरकान को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शो ऑफ पावर किया जाएगा। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करेंगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम आगे बढ़ाएंगे। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। हम मिलकर मुशावरत के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नंबर पूरे कर लिए शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स
पूरे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। आसिफ जरदारी ने मिलकर काम करने के असम का अदा किया। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। रहनुमाओं की बैठक में इत्तेफाक हुआ कि पीपी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, आईनी ओहदे लेगी। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की सीट नून लीग और डिप्टी स्पीकर की पीपल्स पार्टी को मिलेगी। अयाज सादिक फिर स्पीकर के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। सराय के मुताबिक ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन भी दौड़ में शामिल हैं। गवर्नर से मुतालिक भी फार्मूला तय पा किया। गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। गवर्नर पंजाब पीपी का होगा। हुकूमत साजी में शराकत दारी MKM और नून लीग के दरमियान आज इस्लामाबाद में बैठक लगेगी। इजलास में सिंध की गवर्नरशिप से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर भी बात होगी। फिर काबीना में शिरकत का फैसला किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में गवर्नरशिप हमारा हक है और हम दस्तबरदार नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी तरजीहात के एजेंडे पर बात करेंगी। इजलास से पंजाब असम्बली के पहले इजलास और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। और पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। मखदूम महमूद, कमरुज़्ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम महमूद पार्टी की आदत की पहली तरजीह है, जबकि ज़राए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद नून लीग के लिए भी काबिल कबूल है। पीपी की आदत हतमी मुशावरत के बाद जल्द नाम फाइनल करेगी। पंजाब में PTI ने नून लीग पर बंदे तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। मियां असलम इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफादारियां तब्दील ना करने वालों का नोटिफिकेशन मनसूख किया जा रहा है। हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। एक दूसरे करप्शन की बातें करने वाले इलेक्शन के बाद एक हो गए। कामयाब हो गए जिनके नोटिफिकेशन हो गए। नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, आरओ के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया भाई, बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया। और दिन के उजाले में भी अगर वारदातें डाल के आप चोर हम पे बैठा देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। लोगों ने वोट दिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वोट का, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। रात हमने 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो तीनों आपस में एक दूसरे की करप्शन के दिल दादा हैं। रात आपने उनकी शक्लें देखी हैं, किसी शक्ल के ऊपर कोई रौनक हो, कोई आपको एहसास हो कि यार ये हमारे हुक्मरान है। आपको वो हुक्मरान नजर नहीं आएंगे, वो वारदाती हैं। ये आजमाए हुए हैं। ये PDM 2 आ रहा है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। और उलमा मशाइख का सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक़े पाकिस्तान करने का मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने उलमा मशाइख के पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में एलामिया जारी कर दिया और कहा कि अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठे मिसाक़े पाकिस्तान में खारिजा दाखिला पॉलिसी को भी वाज़ेह किया जाए। जिन जमातों को शुकूक व शुबहात हैं उन्हें आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान की मजहबी क़यादत ने पैगाम पाकिस्तान किया, आज पाकिस्तान के उलमा मशाइख, पाकिस्तान के अकाबिरीन, पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से ये अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और मिसाके पाकिस्तान करें। पाकिस्तान को इस वक्त अमन की, मोहब्बत की, यकजहती की, मुआशी इस्तेहकाम की और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातें हैं, यहाँ मुख्तलिफ मवाक़िफ़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर यहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम होगा, यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होगा, यहाँ पर अमन व अमान होगा, तो यहाँ खुशहाली आएगी, गुर्बत का खात्मा होगा, बेचैनी खत्म होगी। और अभी आपको अहम खबर देंगे, नून लीग को इलेक्शन में कामयाब कराने पर मरियम नवाज का अवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, नए जज्बे अज़्म के साथ खिदमत के नए सफर का आगाज कर रहे हैं, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। अवाम क़यादत और जमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? मुस्लिम लीग नून की जो नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने मरियम नवाज ने
खिताब किया है पार्लिमानी बोर्ड में, जिसमें उन्होंने तमाम कौम का शुक्रिया अदा किया, खुसूसी तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, सदर जनाब शहबाज शरीफ और जमात के तमाम अकाबरीन का शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ मुझे मिला है और ये एजाज़ मैं पाकिस्तान की हर माँ, हर बहन और हर बेटी और हर बच्ची के नाम करती हूँ। ये एक खातून, एक बेटी को इज्जत दी गई। इसके अलावा अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो उसमें इस्लाहात का एजेंडा भी डिस्कस हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत और जमात के सतह पर हमने अपनी तरजीहात का रोड जो है वो मुरतब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि MPS जो है वो मेरे बाजू और ताकत होंगी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा शराज से अपडेट करने के लिए। MQM पाकिस्तान के वक्त की नून लीग की राब्ता कमेटी से मुलाकात शुरू हो गई है। MQM पाकिस्तान का नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक MQM का अहम मुज़ाकरात में गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहद, बताइएगा मज़ीद। जी देखिए, मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वक्त की मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी से मुलाकात शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा किया है और साथ ही ये कहा है कि बगैर किसी अहम ओहदे के 17 नशिस्तों वाली जमात जो है वो हुकूमत में शामिल नहीं होगी और साथ ही बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम पर भी शर्त रखी गई है कि पहले उस पर बात होगी, उसके बाद काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। उधर ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से 3 वफाकी वजारतें MQM पाकिस्तान को देने की यकीन दहानी करवाई गई है, लेकिन गवर्नर सिंध के मामले पर अभी ताहाल हतमी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाई गई। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा किया है और ये भी कहा है कि बगैर किसी अहम ओहदे के इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। फहद चौधरी हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात पर तहकीकात मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और ROs के बयानात, कलमबंद और इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। लगता है दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। दरखास्त गुजार की अदम पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कल अदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार साबिक ब्रिगेडियर अली खान आज भी पेश न हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा के जरिए नोटिस भेज दिया है। पुलिस दरखास्त गुजार के घर भी गई मगर वो न मिले। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार की ईमेल मौसूल हुई, बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह किया। अजीब बात है, दरखास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक दरखास्त गुजार दोहा से कनेक्टेड फ्लाइट लेकर बहरीन गया। लोग रिटर्न टिकट लेते हैं, उन्होंने 1 वे टिकट लिया। लगता है दरखास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमेरिका इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता। वाशिंगटन में तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में सरकारी राब्ते की धांधली में मुलव्वस होने के दावे पर कहा है कि पाकिस्तान को इस हवाले से अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि हम दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। वो प्लेटफॉर्म जहाँ लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं वहाँ आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमत की तश्कील में पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 61,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 808 पॉइंट्स के इजाफे से 61,212 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 7,464 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कंसेशन को इस्लामाबाद सहाफ़ी को धमकी देने के केस में PTI के सेनेटर फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद अपने खिलाफ सहाफ़ी को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए।
फैसल जावेद अपने वकील सरदार मसरूफ के हमरा अदालत में पेश हुए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डीसी इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अगली समात पर शोकास नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। नोटिस के बावजूद मजीद MPO ऑर्डर कैसे जारी हुए? DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। तौहीन अदालत केस में DC इरफान नवाज मेमन अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुआ। अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने सरजनिश करते हुए कहा कि क्या आप समझते हैं कि ये मजाक है? आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है। 970 दिनों के लिए 69 MPO ऑर्डर जारी किए गए। क्या इनके बच्चे नहीं होते? इन्हें उम्रे पर नहीं जाना था। शोकास नोटिस जारी किया है, पीर तक जवाब दें। आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। शहर कायद में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब मुतारिक हो गए हैं। शहर में डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग से रोड जाम हो जाते हैं। शहर में पार्किंग प्लाजा का कयाम अमल में लाया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबी से, जो इस वक्त मुर्तजा वहाब के हमरा मौजूद हैं। बल्दिया उस्मा का मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं, सर आप तर्जुमान सिंध हुकूमत भी थे, मेयर कराची भी हैं। शहर में सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक का है, पार्किंग प्लाजास का है, बोल्टन मार्केट बहुत कंजस्टेड होती जा रही है। तो शहर की ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए क्या प्लानिंग है आगे 5 साल में? ये वजाहत आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और बुनियादी तौर पर शहर में मैं समझता हूँ पार्किंग, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग होने से, पार्किंग माफिया की वजह से आपकी बड़ी बड़ी जो शाराएँ हैं वो चौक हो जाती हैं। जगह जगह पे आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आती हैं, मोटर बाइक्स खड़ी हुई नज़र आती हैं, पथारे नज़र आते हैं। जब एंटी इंक्रोचमेंट की कोई कार्रवाई की जाती है तो अगेन प्रॉब्लम यही होता है कि वो आखिर में गाड़ियाँ पार्क कहाँ होंगी। तो अनफॉर्चुनेटली माजी में पार्किंग प्लाजास के ऊपर उस तरीके से काम नहीं किया गया था। हम कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि शहर के जो भी कंजेशन जोन्स हैं वहाँ पर पार्किंग प्लाजास की तामीर की जाएगी। और कुछ मैं अनकरीब आपको बड़े इंकशाफात भी करूँगा कि 1970s में भुट्टो साहब के ज़माने में एक बहुत बड़ी इमारत बनाने का फ़ैसला किया गया था मेन एमएचना रोड पे, जिसके अंदर तकरीबन कोई 200-225 गाड़ियों की पार्किंग फैसिलिटी भी बनना थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ उसके अंदर भी कुछ कानूनी मामलात आ गए जिसकी वजह से वो रुकावटें हैं और अभी तक गो के वो पार्किंग स्पेस अवेलेबल है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो कोशिश कर रहा हूँ उस मामले की तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए और वंस आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द फैक्ट्स इंशाल्लाह उसकी तमाम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बैरिस्टर मुर्तजा जो बता रहे थे कराची के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को दूर करने के लिए बोल्टन, ठीक है वजाहत अली आबदी, बहुत शुक्रिया। कराची में मौसमियाती तब्दीली ने नज़ला, बुखार, खांसी और सांस की नाली में सोजिश के केसेस में इजाफा कर दिया है। प्राइवेट क्लिनिक में बीमारों का रश लगा है जबकि योमिया सैकड़ों मरीज सरकारी अस्पतालों का भी रुख कर रहे हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे मरियम हसन से, जो इस वक्त AMS सिविल अस्पताल डॉक्टर हरीश कुमार के हमरा मौजूद है। जी मरियम हसन, बताएगा क्या कहना है डॉक्टर का? तब्दीली के साथ ही शहर में एक बार फिर से वायरल इन्फेक्शंस ने सर उठा लिया है। कराची के तकरीबन तमाम ही अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की भरमार हो गई है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वायरल इन्फेक्शन यानी कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और उसके साथ साथ डायरिया के जो हैं वो केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। यौमिया तादाद जो है वो 1000, 2000 से जो तजावुज़ करती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरीश कुमार जो कि AMS हैं सिविल हॉस्पिटल के OPDs के, उनसे हम बात करते हैं। नहीं है, ये हर साल होता है। मौसम जब चेंज होता है, सर्दी ख़त्म होने वाली होती है और गर्मियाँ आती हैं, जैसे रात को सर्दी और दिन में गर्मी, और लोग इस्तेमाल करते हैं मशरूम इस्तेमाल करते हैं ठंडे वाले, तो गला में हो जाता है, दर्द हो जाता है, फीवर हो जाता है। अभी हर साल होता है, मौसम चेंज होती है तो वो होता है। मतलब ये वायरल फीवर है, इसके साथ हेडेक भी हो रहा है, इसके साथ वीकनेस भी हो रहा है और सीवियर में डायरिया भी हो जाते हैं।
तो पहले पेशेंट बहुत कम थे, 20-25 दिन से पेशेंट ये बहुत बढ़े हैं। एहतियात सिर्फ ठंडे पानी से की जाए, ठंडा पानी, बाहर की मशरूमात कोई भी इस्तेमाल नहीं करें, जितना घर पे रह सकते हैं रहें, बाहर कम से कम निकलें, बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहने प्लीज़। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो करनी है ताकि शहरी जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला होने से बच सकें। याद रहे कि इस वायरल इन्फेक्शन में जो है तेज़ बुखार चढ़ता है और ये बुखार जो है तकरीबन 7 रोज़ तक ज़्यादा से ज़्यादा जारी रह सकता है और जिसके बाद जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने 146 जानें बचाने वाली अद्वियाती कीमतों में इजाफा कर दिया है। एंटीबायोटिक, कैंसर और दीगर अद्वियात शामिल हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ट्रैप ने 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। महापारा जमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। जी महापारा जमान। बिल्कुल, हुकूमत ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कुछ दिन पहले 19 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें यह है कि जो 146 जान बचाने वाली अद्वियात है उसकी कीमतों में इजाफा हुकूमत की जानिब से किया गया है, जबकि जो बाकी अद्वियात हैं वो जो कंपनी इसको बनाएगी अद्वियात को उन पे छोड़ दिया गया है कि वो इसमें किस तरह से इजाफा करते हैं। तो इसका इम्कान है कि वो अद्वियात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करेंगे और इसी तरह हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें भी रेगुलेट करके फार्मूलेटेड जो कंपनीज हैं उनको कहा था कि वो अज़हुद जो कीमतें हैं वो इनकी बढ़ाएं। तो हुकूमत ने लिस्ट में शामिल 146 जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया है, जबकि 262 जो है वो समरी में शामिल की गई थी। बाकी जो अद्वियात हैं वो जो कंपनी बनाएगी वो उसकी कीमत में इजाफा कर सकती है या वो जिस तरह से चाहे कमी करना चाहे। अद्वियात की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। महापारा जमान हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात रेलवे किरायों पर भी नमूदार होना शुरू हो गए हैं। ट्रेन के किरायों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। 2% किराए बढ़ने से मुख्तलिफ जो शहरों के किराए हैं उनमें 200 से 300 रुपये तक इजाफा हुआ है मजमूई तौर पर, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान हैं। शहरियों पे यहाँ पर हमने रेलवे स्टेशन पे बात की है तो उनकी जानब से इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया है। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाती हैं तो तब किराए कम नहीं किए जाते। अब कीमतें बढ़ाई गई हैं तो उसमें मामूली इजाफा हुआ है, तो उसके साथ साथ ही फौरी तौर पर किराए जो बढ़ाने का अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि किराए में इजाफा हुआ है, पहले किराया कितना था जहाँ पे आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और अब कितना है? मैं सरगोदा जा रहा हूँ, पहले 400 रुपया था, अब 100 रुपया बढ़ा दिया है, 500 रुपया कर दिया। तो किरायों में कमी होनी चाहिए, मजदूर आदमी के लिए कुछ तो रिलीफ होना चाहिए। इतने किराए बढ़ गए हैं, जाने के लिए मुश्किल हो गया है। कुल शहरियों का कहना है कि रेलवे का जो सस्ता सफ़र का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है कि सस्ता और आरामदेह सफ़र रेलवे का है, लेकिन जो किराए बढ़ते जा रहे हैं ये सफ़र तो आसान ज़रूर होगा लेकिन किराए बढ़ने से उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। शहरियों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने जहाँ पर उनको बाकी इतने ज़्यादा रिलीफ दिए हैं तो किरायों में भी उनको रिलीफ दिलवाया है। शुक्रिया। पेशावर के कमर ज़मान स्कॉश कॉम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान बॉयज़ अंडर 15 और सीनियर ख़वातीन स्कॉश चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया। इवेंट में मुल्क भर से 64 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि चैम्पियनशिप 5 रोज़ तक जारी रहेगी। मज़ीद इस हवाले से बता रहे हैं नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर के कमर ज़मान स्क्वाश कम्प्लेक्स में आज से ऑल पाकिस्तान वोमेंस एंड बॉयज़ अंडर 15 स्क्वाश चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया है, जिसमें मुल्क भर से 32 ख़वातीन और 32 मर्द खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ख़वातीन खिलाड़ी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, टूर्नामेंट के लिए कितनी मेहनत की है, जीत के लिए कितनी पुरज़म, और इस तरह के टूर्नामेंट जो है वो इंटरनेशनल सतह पर कितने मुफीद साबित हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अली है और मैं इस टूर्नामेंट की टॉप सीड हूँ, फर्स्ट सीड हूँ मैं इस टूर्नामेंट की। और हाँ, ऐसे टूर्नामेंट और करने चाहिए क्योंकि इस टूर्नामेंट से बहुत सी लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सी लड़कियाँ मैचेस, बहुत टफ मैचेस होते हैं और यह है कि गर्ल्स के, क्योंकि पाकिस्तान में गर्ल्स को इतना और भी उनको सपोर्ट किया जाए, इस तरह के और टूर्नामेंट्स किए जाए ताकि उनका भी टैलेंट बाहर आए, क्योंकि गर्ल्स में भी बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। नवाब शेर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।